गांधी के पोस्टरों में राहुल गांधी को कहा गया माफी वीर, पोस्टर में लिखे गए आई एम सॉरी जैसे नारे। दिल्ली में बड़े हमले की साजिश हुई नाकाम, आईएसआई से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के साथ संपर्क में थे आतंकी। और दिल्ली एनसीआर में मानसून की हुई एंट्री, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां एक बड़ी खबर मिल रही है। जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची का पहली भारत यात्रा पर राष्ट्रपति भवन में जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो कि बेहद खास रही। इसके साथ ही इस दौरान जापानी पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय भारत के दौरे के दौरान साने तकाइची की प्रधानमंत्री मोदी संग उच्च स्तरीय वार्ता भी होगी। दोनों नेता 16वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है जापान की प्रधानमंत्री का भारत का दौरा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे मुलाकात की है राष्ट्रपति भवन में। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर है, चूंकि आज दूसरा दिन है। तो प्रधानमंत्री आपको बता दें कि बनने के बाद ये उनका पहला भारत का दौरा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की है और 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेने जा रही हैं। अब ऐसे में जापान और भारत के बीच में आर्थिक तौर पर कैसे मजबूती लाई जा सके, दोनों देशों के रिश्तों को कैसे बेहतर किया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता जापान के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच में होती हुई नजर आएगी। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर चस्पा किए हैं। पोस्टरों में राहुल गांधी को माफी वीर कहा गया। एक तरफ औरी का पोस्टर लगा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का, जहां पर लिखा गया औरी के फोटो के साथ कि आई एम औरी, और राहुल गांधी की तरफ से लिखा के पोस्टर में फोटो बनाते हुए लिखा कि आई एम सॉरी। और ऐसे में तजिंदर बग्गा की तरफ से ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जहां अब इस पूरे मामले को लेकर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि बीजेपी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो ये पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है, जहां पर औरी और इसके साथ ही राहुल गांधी की फोटो बकायदा लगाई गई है। और इसके साथ ही यहां पर राइमिंग बनाते हुए लिखा कि आई एम औरी, और राहुल गांधी ने कान पकड़ते हुए आई एम सॉरी मेंशन किया गया है। अब जैसे ही ये पोस्टर वायरल हुआ तो उसके बाद तमाम तरह की जो चीजें हैं, रिएक्शन है, वो सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी को माफी वीर यहां पर करार किया गया है और फॉल्स एलिगेशन यहां पर लगाए गए हैं, जो राहुल गांधी की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर उस बात का भी जिक्र किया गया है, जिस पर खूब जोरों के साथ दिल्ली में इस वक्त सियासत हो रही है। और कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी ये किया है, तजिंदर बग्गा या फिर बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर माफी उनको मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं या 2 जगह नहीं, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह से पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जहां पर राहुल गांधी को माफी वीर और जो फॉल्स एलिगेशन यानी कि गलत जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर जिक्र किया गया है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, दिल्ली में राहुल गांधी के पोस्टर चस्पा किए गए, माफी वीर उनको बताया गया, जो गलत आरोप उनकी तरफ से लगाए गए उसका जिक्र किया गया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन? बिल्कुल, क्योंकि पोस्टर आज का ही है, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई खोलकर रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की बात करें तो तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली के तमाम स्थानों पर राहुल गांधी को निशाना साधते हुए पोस्टर लगाया। पोस्टर में राहुल गांधी को माफी वीर कहा गया। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय जबलपुर की जो पीठ है बिना शर्त एक माफी मांगी थी। यह मामला 2018 में पनामा पेपर्स के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम लेने में जो मानहानि का दर्ज मुकदमा था। हालांकि राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि उनका इरादा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे को नाम लेना था। अब भूलवश उन्होंने शिवराज सिंह के बेटे का नाम ले लिया था और उन्होंने
बिना शर्त माफी मांगी थी। उसके बाद कार्तिकेय चौहान ने भी विवाद को आगे न बढ़ाने की सहमति, इसके साथ ही साथ भोपाल की विशेष एमपी अदालत ने भी चल रही जो कार्रवाई समाप्त हो गई है। लेकिन राहुल गांधी की इस माफीनामे के बाद भाजपा के जो नेता है तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, उन्होंने दिल्ली के तमाम स्थानों पर पोस्टर लगाकर उन्होंने राहुल गांधी को माफी वीर कर, क्योंकि राहुल गांधी आए दिन अक्सर जो है वीर सावरकर को लेकर कहते हुए वीर नहीं माफी वीर थे। इसके जवाब में आज जो है भाजपा तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने राहुल गांधी को माफी वीर करार दिया। इस पूरे मामले पर जब कोर्ट में चीजें चली थी तो मानहानि के मामले पर राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में यहां पर खेद भी प्रकट किया गया था और उसके बाद ये पोस्टर चस्पा कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी की नाराजगी फिलहाल देखने को मिल पा रही है? आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी चूंकि मामला जब न्यायालय में था, न्यायालय ने जो बिना शर्त माफी को स्वीकार करते हुए मामले को समाप्त कर दिया। ऐसे में पोस्टर लगाया जाना कहीं न कहीं जो है एक राजनीति का द्योतक है। देखना ये कांग्रेस जब कोई आधिकारिक बयान देगी तो क्या कुछ कदम उठाती है। कमल, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां कल राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। आपको बता दें कि मिशन 2027 पर है। अब रणनीतिक मंथन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। एक तरफ सत्ता को मजबूत करने का प्रयास तो दूसरी तरफ संगठन को भी मजबूत करने का प्रयास धरातल पर किया जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा होनी है। बूथ स्तर तक मैनेजमेंट यहां पर करना है कि कैसे इन चीजों को धरातल पर सुचारू रूप से उतारा जा सकता है। संगठन मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय बचा नहीं। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तर प्रदेश का पहला संगठनात्मक दौरा माना जा रहा है। पहले से जो कार्यक्रम तय हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि 4 और 5 जुलाई को कई कार्यक्रम होने हैं, जहां पर उनकी उपस्थिति रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी मुलाकात हो सकती है। पद संभालने के बाद ये उनका पहला आधिकारिक का सांगठनिक दौरा है, जहां पर सत्ता को मजबूत करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश यहां पर नितिन नबीन की तरफ से की जा रही है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं भी बीजेपी की तरफ से मात ना खाई जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी का जो मुख्यालय है वहां पर लगभग 40 जगहों पर उनके काफिले का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया जाएगा। तो उनके दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और 2 दिवसीय दौरे के दौरान नितिन नबीन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा करेंगे, किस तरह से धरातल पर तैयारी की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, बूथ अध्यक्षों के साथ भी बैठक होनी है। इसमें बूथ स्तरीय प्रबंधन, पार्टी विस्तार और सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय, तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी। साथ ही केंद्रीय टीम को लेकर भी लगातार मंथन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि केंद्र कैबिनेट का जब विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उत्तर प्रदेश से भी उन चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। तो उसको लेकर भी मंथन का सिलसिला यहां पर देखने को मिल पाएगा, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय केंद्रीय कैबिनेट की जो टीम है उसमें शामिल किए जाने वाले जो संभावित नाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी का है, विनोद सोनकर का है, महेंद्र सिंह का है, उस पर भी अंतिम मुहर यहां पर लग सकती है। और ऐसे में संगठन और चुनावी तैयारियों पर फिलहाल फोकस करने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। किसी तरह से मजबूती यहां पर बनाई जा सके, तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद और सियासी बिसात बिछाई जा रही है, जहां पर अब कैसे प्रदेश को फतेह करने का बड़ा मास्टर प्लान तैयार करना है, उसको लेकर मंथन का सिलसिला यहां पर देखने को मिलेगा। और एकमात्र यही वजह कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से राजधानी लखनऊ यहां पर आएंगे और तमाम दिग्गजों के साथ न सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि मंथन का सिलसिला रहेगा। बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, आपको बता दें कि 4 और 5 जुलाई को अपने पहले आधिकारिक और बेहद महत्वपूर्ण संगठनात्मक दौरे पर
लखनऊ आ रहे हैं, जहां अब ऐसे में दिग्गजों के साथ मुलाकात होगी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब फिलहाल उनके दौरे को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसका ध्यान दिया जा रहा है। दौरे की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर पार्टी के राज्य मुख्यालय तक करीब 40 जगह ऐसी हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर नितिन नवीन के काफिले का ऐतिहासिक स्वागत और भव्य तरीके से किया जाएगा। उन पर फूलों की बारिश करने की तैयारी हो रही है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर देखने को मिल पाएगा। कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा कि किस तरह से जीता जा सकता है, फतेह किया जा सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन इस बीच जो तैयारी सामने आ रही है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में लगभग सभी कुछ तैयार हो चुका है, जहां पहला बड़ा एजेंडा रहने वाला है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ महामंथन का, जहां नितिन नवीन अकेले ही नहीं आ रहे बल्कि उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी रहेंगे मौजूद। ये दोनों दिग्गज नेता नवगठित उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ आमने सामने बैठकर वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। बूथ स्तर पर भी यहां पर दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इस बैठक में बीजेपी के कोर वोट बैंक यानी बूथ प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी और एक एक बूथ को कैसे अभेद किला बनाया जा सके उसको लेकर मंथन होगा। तीसरा जो बड़ा एजेंडा है वो फिलहाल बताया जा रहा है केंद्र कैबिनेट विस्तार को लेकर, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से उन चेहरों को सीधा केंद्र में जगह दी जा सकती है, तरजीह दी जा सकती है, ताकि 2027 के लिए पूरी तरह से रोड मैप भी तैयार हो और वोट बैंक जनादेश मजबूत हो सके। और उसी लिहाज से माना जा रहा है कि उन जो चेहरे हैं नामचीन और उनके साथ भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, जिसमें स्मृति ईरानी के साथ साथ कई और नाम सामने आए हैं जो संभावित चेहरे हैं, उनके साथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर यह बेहद जरूरी हो जाता है, जहां पर तमाम चीजों को लेकर लगातार फिलहाल पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हैं कि किस तरह से आगे चीजों को आगे बढ़ानी है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए जहां दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर, दिल्ली और पंजाब से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे 4 आरोपी, जहां शुभदीप सिंह, गुरजंट सिंह, साजन सिंह और गगनप्रीत गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से 2 पिस्टल, 9 कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और सीधा कनेक्शन शहजाद भट्टी गैंग से लगाया जा रहा है। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी और ऐसे में अब जाकर गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बहुत बड़ी सफलता फिलहाल दिल्ली स्पेशल सेल के हाथ, जहां पर पंजाब और दिल्ली से अलग अलग आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये आतंकी हैं जो 4 आतंकी जिनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इनके बाकी सदस्य भी क्या भारत में है या फिर अलग अलग जगह पर छिपे बैठे हुए हैं जो अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं, इसका पता लगाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है और माना जा रहा है पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जहां पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में ये सभी आतंकी थे। शुभदीप सिंह, गुरजंट सिंह, साजन सिंह और गगनप्रीत की गिरफ्तार हुई है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। आपको बता दें कि आतंकियों के मंसूबों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करते हुए उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने दिया दिल्ली स्पेशल सेल ने, जहां दिल्ली और पंजाब से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका कनेक्शन सीधे तौर पर पाकिस्तान से निकाला जा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैंडलर है शहजाद भट्टी, जिसके संपर्क में ये 4 आतंकी थे। इनकी अब गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम शुभदीप, गुरजंट, साजन सिंह और गगनप्रीत बताया जा रहा है और इन 4 की गिरफ्तारी के बाद ये स्पेशल सेल की भूमिका यहाँ पर निभा रहे थे। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी पूछताछ का दायरा बढ़ाया जाएगा, जांच के सिलसिले को तेज किया जाएगा। उसमें यह खुलासा होगा कि इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कैसे हुई है, पुलिस और स्पेशल सेल के हाथ ये बड़ी खबर कहां से लगी है, क्योंकि अभी तक मिली जानकारी में बताया जा रहा है कि मुखबिर के आधार पर यह सूचना स्पेशल सेल को मिली थी, जिसके बाद दबिश दी गई और अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके बाद ये 4 आतंकियों की गिरफ्तारी आखिरकार हो सकी है और ये बहुत बड़ी सफलता दिल्ली स्पेशल सेल के हाथ बताई जा रही है। अब पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से तमाम ऐसी चीजें सामने आती हैं जो कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश यहां पर रहेगी, क्योंकि ऐसे पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी शहजाद भट्टी हैंडलर जो पाकिस्तानी हैंडलर है उसके गुर्गों की गिरफ्तारी भारत में हुई है।
अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस में 194 इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। पुलिस मुख्यालय ने जारी किए हैं ट्रांसफर आदेश, जहां लंबे समय से तैनात इंस्पेक्टरों का गैर जनपद तबादला कर दिया गया। आईजी स्थापना की ओर से तबादला सूची जारी कर दी गई है। सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू। नई तैनाती स्थल पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें भारी भरकर नाम है, फेरिस्त लगातार लंबी है, जहां उत्तर प्रदेश में 194 यहाँ पर नाम सामने आए हैं जिनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अधिकारियों की पुलिस मुख्यालय में इस तरह की गतिविधि देखने को मिली है। लंबे समय से तैनात जो इंस्पेक्टर हैं उनका गैर जनपद में तबादला कर दिया गया। आईजी स्थापना की ओर से तबादला सूची जारी की गई है। फिलहाल हवाला कानून व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने का दिया जा रहा है। तो सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। नई तैनाती स्थल पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आगे आने वाले समय पर और भी यहाँ पर नाम सामने आएंगे। फिलहाल 194 नाम सामने आए हैं इंस्पेक्टरों के, जिनके फेरबदल कर दिया गया है। ये सूची आप तक साझा कर रहे हैं, जिनको न सिर्फ आगरा, वाराणसी, बल्कि ललितपुर, सोनभद्र और अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, फतेहगढ़, झांसी में उनका तबादला कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि इससे न सिर्फ कानून व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा इन तमाम अधिकारियों की तरफ से। और ऐसे में कई अधिकारियों पर गाज भी गिरने वाली है। लेकिन अभी 194 की सूची ये सामने आई, 194 नाम सामने आए, लेकिन आने वाले समय पर और भी नामों के तबादले हो सकते हैं, जो बकायदा यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे, जिसमें कानपुर देहात, कन्नौज, शामली, बुलंदशहर, प्रयागराज, बलिया, कुशीनगर, इलाहाबाद, कानपुर नगर, प्रतापगढ़ और अलग अलग जगहों पर उनके तबादले किए जाएंगे। ये नाम भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां करण सिंह यादव, वीरेंद्र सिंह, उदयवीर सिंह, प्रवींद्र कुमार सिंह, सचिन कुमार, ये 194 नाम है। जहां आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा फेरबदल किया गया। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के तबादला की जो एक्सप्रेस चली है वो यहाँ पर देखने को मिली है 194 नामों की। इस बीच आगरा से बड़ी खबर, जहां थाना प्रभारियों का फेरबदल हुआ है। 3 थानों के प्रभारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने का हवाला दिया गया, जिसके चलते ये ट्रांसफर हुआ है। और ऐसे में आपको बता दें कि 3 नाम सामने आए हैं, जहां पर 3 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। 3 थानों के प्रभारियों का ट्रांसफर हुआ है और उनको हवाला ये दिया गया है कि कानून व्यवस्था इससे और बेहतर और मजबूत होगी। ऐसे में आपको बता दें कि एसएचओ के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। और ऐसे में वो फेरिस्त भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया गया, फेरबदल किया गया है। एसएचओ के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आगे भी इस तरह से प्रक्रिया और कार्रवाई जारी रहेगी, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। और एसएचओ की तरफ से 3 थानों के प्रभारियों के तबादले कर दिए गए हैं, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से। और इसी लक्ष्य के तहत इस तरह का बड़ा एक्शन लिया गया। तो देखिए, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सूची जारी कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आगरा में 3 थाना प्रभारियों के फिलहाल यहां पर तबादले कर दिए गए हैं एसएचओ के निर्देश पर। और ऐसे में ये कहना कि फिलहाल जो हवाला दिया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि सुदृढ़ होगी और पहले से बेहतर की जाएगी। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने शहर की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस महकमे में ये बड़ा फेरबदल किया है, जहाँ कई प्रमुख थानों के प्रभारी यानी कि एसएचओ का तबादला किया गया है। ये फेरबदल पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर ही 2 अलग अलग सूचियों के माध्यम से किया गया। अगली खबर, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा ने भारत सरकार की ओर से जन स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए दिल्ली में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में महामारी विज्ञान की बदलती स्थिति की समीक्षा करने और स्वास्थ्य संस्थानों और नागरिक एजेंसियों की तैयारियों पर मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो जेपी नड्डा ने अब ऐसे में आपको बता दें समीक्षा बैठक की गई है कि आगे के लिए किस तरह से स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि अब मानसून की लगभग एंट्री कई राज्यों में हो चुकी है, जिसके चलते अब न सिर्फ डेंगू बल्कि कई और ऐसी यहाँ पर संक्रमित बीमारी है जो दस्तक दे सकती है, जिसकी वजह से पहले से ही यहाँ पर केंद्र सरकार कितनी अलर्ट मोड पर है इसका को लेकर समीक्षा की गई है। और ऐसे में जेपी नड्डा ने समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जब मानसून पूरी तरह से दस्तक दे तो कोई भी अनियमितता या अव्यवस्था अस्पतालों में न देखने को मिल पाए। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे, इस तरह के दिशा निर्देश फिलहाल जारी कर दिए गए हैं।
साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अटल नगर योजना के 808 फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन किया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में हुए इस लॉटरी ड्रॉ में 4,400 आपको बता दें कि 69 आवेदकों के बीच फ्लैटों की पर्चियां निकाली गई। इसके साथ ही एलडी की ओर से इस पूरी प्रक्रिया में बरती गई पारदर्शिता की लोगों ने खूब सराहना भी की है। तो मार्स ऑडिटोरियम में लॉटरी का आयोजन हुआ है और ऐसे में अलग अलग जगह से लोग यहां पर पहुंचे। 808 फ्लैटों का लॉटरी ड्रॉ हुआ, जहां पर लोगों ने पर्चियां भी निकाली। 4,469 आवेदकों के बीच ये पर्चियां निकाली गई हैं। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अटल नगर आवासीय योजना के तहत जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद रहे और लॉटरी ड्रॉ के तहत 808 फ्लैटों की पर्चियां निकाली गई हैं, जिसमें 4,000 से ज्यादा फिलहाल यहां पर लोग पहुंचे और उन्होंने अपने अपने फ्लैट्स की यहां पर आपको बता दें कि लॉटरी जो ड्रॉ थी, जो पर्चियां हैं वो निकाली हैं और उसमें जीत भी उन लोगों की हुई है, क्योंकि 808 फ्लैट को लेकर न सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी इस तरह के जो तमाम प्रयास हैं वो यहां पर किए जाते हैं। लॉटरी के माध्यम से जो फ्लैट यहां पर वितरित होते हैं उसको लेकर एक बार फिर से एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर आपको बताते चले कि तकरीबन कई लोग पहुंचे। 4,469 आवेदकों के बीच ये पर्चियां निकाली गई और मार्स ऑडिटोरियम में लॉटरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब बात करते हैं आगरा की, जहां नगर निगम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट मैनेजमेंट जागरूकता का टेंडर लेने वाली इंदौर की एक कंपनी पर भर्ती और वेतन भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारियों की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें 65 से 75,000 रुपए वेतन का वादा किया गया, लेकिन आधी सैलरी ही उनको दी गई है। शिकायत के बाद कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का दबाव भी बनाने का आरोप लगा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त संतोष वैश्य ने सहायक और नगर आयुक्त से पूरी जानकारी तलब कर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नगर आयुक्त ने एक बड़ी बैठक की। टेंडर कंपनी पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं, उसको लेकर यह बैठक का सिलसिला देखने को मिला। स्वच्छ भारत मिशन के टेंडर पर बड़ी धांधली जो हुई है इसका भी जिक्र इसमें किया गया है और आगे आने वाले समय पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि पूरी हाजिरी के बाद भी आधी सैलरी यहां पर लोगों को दी गई है। इस तरह के आरोप फिलहाल लगाए गए हैं। बड़ी खबर फतेहपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किशोर की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम की स्थिति है। बाग में आम तोड़ते समय ये बड़ा हादसा हुआ। बिंद की तहसील क्षेत्र के तेंदुली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किशोर की दर्दनाक मौत हुई है। और आपको बता दें कि जो ये बड़ी जनहानि हुई है इसको लेकर लगातार प्रशासन मौके पर अलर्ट मोड पर है। बाग में आम तोड़ते समय ये बड़ा हादसा हुआ। किशोर की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, जहां पर परिजनों का रो रो इस वक्त बुरा हाल है और लगातार परिजनों की तरफ से गुहार लगाई जा रही है मुआवजे की, जहां पर पीड़ित परिजन अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार नाराजगी भी दर्ज करा रहे हैं। तो फतेहपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, जो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। आपको बता दें कि वो बाग में गया हुआ था। आम तोड़ते समय एक बड़ा हादसा होता है। आकाशीय बिजली यहाँ पर गरजती है, जिसकी चपेट में वो युवक आ जाता है। किशोर की मौत से अब परिजन में कोहराम की स्थिति मची हुई है और ऐसे में लगातार परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। प्रशासन हालात को काबू में करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई बड़ी सफलता लगती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि आने वाले समय में मानसून चूंकि दस्तक दे चुका है और ऐसे में अब कोई भी अनियमितता या अव्यवस्था न देखने को मिल पाए, उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां सोने की तस्करी के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित एक और सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि थाही मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह उत्तर पूर्वी क्षेत्र से दिल्ली तक विदेश से सोने की तस्करी में शामिल था और इसके लिए वो अलग अलग ट्रेनों का इस्तेमाल भी करता था। फिलहाल मामले में DRI की ओर से पकड़े गए व्यक्तियों के पास लगभग 2 किलोग्राम सोने की छड़ें छिपी हुई थी। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।